हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, ये इमेज अभी कुछ दिनों पहले का है। आई थिंक अबाउट 4-5 दिन पहले का ही है, इन द मंथ ऑफ फेबररी। सो दिस इज़ फ्रॉम सतना। सतना इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, एमपी, जहाँ एक कंपनी ने कुछ ओपनिंग्स के लिए ऐड निकाला होगा, जॉब पोस्टिंग्स के लिए। एंड इतने सारे लोग, आई थिंक कुछ 5 या 6 या 10 ओपनिंग्स होगी, उसके लिए हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए। इसमें फ्रेशर्स हैं, मिडिल एज्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हो, कौन से ग्रुप की कंपनी है। एंड दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट पीपल। और ये इमेज हमेशा अपने माइंड में याद रखना दोस्तों। आज का ये वीडियो एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स कवर करेगा, बट प्राइमरीली वी आर गोना सी द जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए ट्रेड डील। वो स्टेटमेंट आ गया है, उसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताना है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये इमेज आपके माइंड में याद रखिए, और इसको मैं एंड भी इसी इमेज से ही करूँगा। नॉट टू वरी, राइट? दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट। सो ये पूरा एक सिंपल कुछ पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इट्स अ जॉइंट स्टेटमेंट। अब हमें बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वगैरह वगैरह विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो इसके नफ़ा नुकसान और गेन्स या लॉसेस बताएंगे। लेट्स ट्राई एंड डिकोड कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और हमारे स्टॉक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, बिकॉज वी आर बेसिकली कैपिटलिज्म ओरिएंटेड। सो अपने बाजार पे क्या असर पड़ेगा। और बाय द वे, मार्केट्स आर वेरी एफिशिएंट। दे ऑलरेडी प्राइस्ड इन द इंडिया यूएस ट्रेड डील, और उसने नीचे के एक संकट से निकाल के आपको ऊपर फेंक दिया 25,600-700 पे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि उस दिन, द डे मार्केट ओपन व्हेन दिस ट्रेड डील अनाउंस्ड, एक रात को, उसके अगले दिन जब बाजार खुला, ट्यूसडे था वो, यही हफ्ते में, it opened at 26,300, and yet again for the sixth या seventh time Nifty could not go beyond this resistance of lifetime high 26,300 अप्रॉक्स। मार्केट ने प्राइस कर लिया ट्रेड डील में क्या क्या है। सो जहाँ जहाँ जो कलर कोडिंग है और जो पॉइंट्स है, आप खुद समझ जाओगे वेदर दे आर अ थ्रेट और एन एडवांटेज। मार्केट का ही कलर है, रेड इज़ बेरिश, ग्रीन इज़ बुलिश, और यही दो कलर्स में हम चलते हैं। बाजार भी इसी में घूमता है। सो दे अनाउंस द ट्रेड डील, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पहले मैं आपको ये बता दूँ, लुक एट इट अगेन फ्रॉम अ न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट। ज़्यादा वाहवाही करने की ज़रूरत नहीं है। ये डील 1 साल के बाद अनाउंस हुई है। हम लोग सबसे लेट आए हैं इसमें। 18% अनाउंस किया है, लेकिन सर्टन आइटम्स पे अभी भी उन्होंने कहा है हम 25% ही लगाएंगे। अब वो आइटम्स कौन से हैं, वो बहुत एम्बिग्विटी है। अभी अभी आप देखोगे ना, इस तरह के प्रेस रिलीजेस, प्रेस नोट्स, स्टेटमेंट्स, ये पूरा साल चलता रहेगा, और मार्केट फिर उस पर अपने आप रिएक्ट भी करता रहेगा जो सेक्टर का नाम आएगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ट्रेड डील का एक नया जाबा, एक नया नाटक शुरू हो गया है। जब तक वो फाइनल डील सील होके साइन नहीं होती है, उसमें काफ़ी महीने लग सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ निगोसिएशंस, काउंटर negotiation still going on actually, even as we have the, ये तो अग्रीमेंट है, ये डिक्लेरेशन है। इसके अंदर आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है, क्या क्या बाकी है। India will eliminate or reduce tariffs on all US goods, industrial goods and wide range of US food and agri products। सबसे पहला पहला झटका पावर प्ले में, ये पहला विकेट इधर ही गिर जाता है कि हमने कमिट कर दिया। और अब तो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आ गया है, मतलब इसमें तो कमिट कर ही दिया है हमने कि एग्री प्रोडक्ट्स में भी ज़ीरो टैरिफ। हाँ, बाय द वे, यूएस इज़ क्लेमिंग ज़ीरो टैरिफ हम लगाएंगे। पहले हमारा टैरिफ कुछ कुछ यूएस के प्रोडक्ट्स पे 50-60% होता था, 100% होता था, 140% होता था। फिर हम कम करते गए और अभी ज़ीरो टैरिफ वो बोल रहे हैं हम लगाएंगे। एग्री पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बट एग्री प्रोडक्ट्स भी इस एम्बिट में आ गए हैं। जो पहले हमारा स्ट्रिक्ट नो था कि यूएस के एग्री प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आएंगे। नाउ इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स, डीडीजीज, रेड सोर्गियम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स। और देखो, बहुत ग्रे एरियाज़ है इसमें। एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, कुछ बताया नहीं। एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, कल उठ के एडिशनल प्रोडक्ट्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डाल देंगे
तो आप मेरे को बताइए इंडिया में, मतलब अभी मुझे सिटीज़ का भाव पता है, गांव गांव का नहीं पता है। 1 लीटर दूध डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, चाहे अमूल का हो या कोई भी ब्रांड का हो, 1 लीटर अगर 55 या 60 का मिल रहा है, एंड बिकॉज हमने यूएस पे ज़ीरो टैरिफ ठोका है, कुछ भी नहीं है, हम एक्चुअली नीचे ही हैं उसमें। सपोज इफ समबडी गेट्स यूएस का मिल्क प्रोडक्ट फॉर 65 या 70 पर लीटर, तो एटलीस्ट कंज्यूमर्स सब लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट शेयर किसका गिरेगा? हमारे ही ब्रांड्स का गिरेगा ना। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वहाँ का मिल्क प्रोडक्ट्स आने लगेगा, लेकिन वो वही ना, एम्बिग्विटी है। इट इज़, दिस पॉइंट इज़ नॉट येट क्लियर। भाई एडिशनल प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं तो बताओ ना, विच आर द प्रोडक्ट्स, हाउ, कैसे आपने मेंशन किया DDGs, रेड सोर्गियम, एनिमल फीड, ट्री नट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट। फ्रूट में ख़त्म हो गया। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट अगर हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे भी तो वो कम होगा ऑब्वियसली। क्वालिटी वाइज मोस्ट इंडियन यहाँ पे जो बिकेगा, फिर आप देखोगे बादाम बादाम हो गया या कुछ और दूसरे फ्रूट्स हो गए, वो वहीं से आ रहे हैं, और यहाँ पे हैप्पीली हमारे ट्रेडर्स माल बेचेंगे, उनको पैसा कमाना है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो मार्केट भी यही प्राइस करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। इन दिस पॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स विल अप्लाई अ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ 18% अंडर दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ 2 अप्रैल 2025। वो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, जिसमें क्लियरली हमारे ये सब इंडस्ट्रीज़ को कम टैरिफ, जो पहले 50 था, 25 था, फिर 25 रशियन ऑयल वाला हुआ, अब वो 25 का 18 कर दिया है, विच इज़ प्रिटी गुड, बिकॉज ऑन दिस कंडीशन दैट इंडिया विल नॉट बाय इवन 1 ड्रॉप ऑफ रशियन ऑयल। सबसे पहले तो अब तक इंडिया का ऑयल डिपेंडेंसी में पहले 41% रशिया से आता था, फिर उसको गिरा के हमने 35-36% किया, और अब यूएस बोल रहा है कि आप नहीं खरीदोगे, तो वो 36% तेल हम जहाँ से भी खरीदेंगे, हमको डेफिनेटली कंपेयर टू रशिया महंगा पड़ने वाला है। वो बर्डन हमारे एक्सचेकर पे आएगा। 36% इज़ 1/3 ऑफ आवर ऑयल परचेज। वो कहाँ से लेंगे, कौन अरेंज करेगा? पेमेंट तो हमें डॉलर में ही करनी है, क्योंकि रशिया हमें अलाउ करता था टू पे इन रुपीज़ एंड अदर बेसिक। जैसे दुबई और रशिया में जब हम लेते हैं, सऊदी वाउदी से, इवन ईरान से जब इंडिया लेता था, तो बाय द वे हमको अलाउ करता था कि तुम रुपीज़ में पे कर दो। बट अभी यूएस के सैंक्शंस के बाद ईरान से तेल लेना अपने लिए मना ही है, और रशिया जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है सोवियत यूनियन के ज़माने से, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कम्प्लीटली पुट इट टू ज़ीरो ऑयल फ्रॉम रशिया। लेकिन वो अग्रीमेंट है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, और ट्रंप ने वापस एक स्टेटमेंट दिया है 7 फरवरी को कि अगर तुमने वापस चालू किया तो वो 25% में बढ़ा दूंगा, जो पहले काटा था वो वापस आ जाएगा। पता नहीं कहाँ से इंडिया रन हो रहा है, दिल्ली से रन हो रहा है या वाइट हाउस से रन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलो, कीपिंग दैट असाइड, कुछ सेक्टर्स जिनको फ़ायदा है डेफिनेटली, टेक्सटाइल, सारे स्टॉक ऊपर भाग गए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही दिखाया, वो पूरा खेला था, गेम था, वो खेला हो बे, गेम था वो, कि किसको भगाना है। टेक्सटाइल, अपैरल्स, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सेक्टर इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक्स पे देखना पड़ेगा कौन से, जस्ट फिगर आउट कौन से ऑर्गेनिक केमिकल स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में जाता है। डेफिनेटली वो या तो भाग चुके होंगे या अब इस क्लैरिटी के बाद शायद भागना चाहेंगे। होम डेकोर प्रोडक्ट्स, आर्टिजनल, सर्टन मशीनरी, बस अभी वो सर्टन में भाई क्या है, वो इसमें थोड़ी आएगा। मैंने कहा ना, वो पूरा साल वो लोग एनेक्स्चर ए, एनेक्स्चर बी, एनेक्स्चर जेड ऐसे करके निकालेंगे। भाई दीज आर द सर्टन मशीनरी, उसमें कौन सी मशीनरी इंक्लूडेड है, नहीं है। फिर वो वाले मशीनरी के स्टॉक्स मालूम पड़ा आगे भाग गए, जो नहीं है वो क्रैश हो गए। ये पूरा मार्केट को हिलाने डुलाने का और एक तरह से क्रैश करने का ही स्टेटमेंट लग रहा है। And look at the other point, subject to the successful conclusion of this interim agreement। ये interim agreement है, final draft अभी बन रहा है as we speak। मैंने कहा ना, वो बनते बनते साइन होते होते अगर वाइट हाउस जल्दी भी मचाए तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कितना सुपरमैन पेस पे काम होएगा। इनका पर्पस क्या था दोस्तों? इनका मकसद था डील अनाउंस कर दो, मोदी जी को माला पहना दो, उनको बता दो कि
अब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कौन झुका, लेकिन मैं आपको उस एंगल से नहीं, मैं आपको तथ्य और फैक्चुअल एंगल पे बताता हूँ कि क्या है। ये वाले स्लाइड में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, इसमें बहुत सारे रेड एरियाज है एज यू कैन सी। द यूएस एंड इंडिया कमिट टू प्रोवाइड ईच अदर प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस इन सेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। अगेन एम्बिग्विटी, क्लैरिफाई नहीं किया है। ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, कल उठ के यूएस बोल देगा रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट में हमारा एग्री आता है, क्योंकि भाई सब जानते हैं यूएस के मेजर जो वो घुसना चाहते हैं, वो 25 साल से कोशिश कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने के लिए, 25 साल से, इमेजिन, और वो घुस नहीं पाए हैं। यूएस में जो फार्मर्स का नंबर होगा ना वो लाखों में होगा, वो भी बहुत, मतलब आई विल चेक द रियल नंबर, लेकिन इंडिया में हमारे फार्मर्स करोड़ों में है, करोड़ों में, और उनके मार्जिन्स भी कम है, उनको कोई सब्सिडी ज़्यादा मिलती नहीं है। यूएस में आई थिंक हर फार्मर को करीब करीब $60,000 की सब्सिडी मिलती है, सिर्फ $60,000 की सब्सिडी। अब ये रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ग्रे एरिया, द यूएस एंड इंडिया विल एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ ओरिजिन, वो ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इंडिया अग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स टू द ट्रेड इन यूएस मेडिकल डिवाइसेस, बाप रे, eliminate restrictive import licensing procedures that delay market access for or impose quantitative restrictions on US ICT goods, and determine with a view towards positive outcome within 6 months of entry into force of the agreement whether US developed or international standards including testing requirements are acceptable for the purposes of US exports entering Indian market in identified sectors। देखा आपने, ये पूरा सेंटेंस इतना कंफ्यूजिंग है ये लैंग्वेज कि आपको AI यूज़ करके इसको डिसाइफर करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही पुराने ज़माने का भाई, व्हेन यू कान कन्विंस देम कन्फ्यूज देम, वो कॉरपोरेट का इंडिया में वही रूल है ना। लेकिन ठीक है, ऐसे ही थोड़ी हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस और ये सब कर रहे हैं। बेसिकली इस सेंटेंस का एक मीनिंग तो समझ में आया कि यूएस के मेडिकल डिवाइसेस जो हम रोकते थे, लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स, वो हटेंगे। एलिमिनेट रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स दैट डीले मार्केट एक्सेस फॉर आईसीटी गुड्स, यानी काफ़ी सारे उनके दूसरे डिवाइसेस जो हम शायद पहले चाइना से लेते थे, अब वो बोलेंगे यहाँ से ले लो, और मैं बताऊँगा क्यों। आगे वो स्लाइड में वो नंबर है, $500 बिलियन हमने कमिट किया है। इंडिया ने कमिट किया है $500 बिलियन का माल हम लेंगे अगले 5 साल में। और मैं आता हूँ उस पर नेक्स्ट स्लाइड में। विद इन 6 months ऑफ एंट्री, मतलब 6 महीने के अंदर हमें ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे आप टैरिफ नहीं लगाते हो, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ एक, जो हमारे यहाँ के लोगों की आदत है ना, कुछ एक कंडीशन डाल देंगे कि ये इतना क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए। हम उन पे क्वालिटी स्टैंडर्ड डाल के ठोकते हैं। बताओ द आयरनी। आइडेंटिफाइड सेक्टर्स, वो पॉइंट देखा आपने? अगेन नो क्लैरिटी। वो एनेक्स्चर में कुछ आएगा तो आएगा, अब ये चलता रहेगा, ये पूरा साल चलता रहेगा एनेक्स्चर्स। अच्छा, और फिर क्या होगा ना, एक सडनली वन फाइन डे, एक शुक्रवार को मार्केट चालू है, दोपहर के 2 बजे में आप आराम से वीकेंड की तैयारी कर रहे हो, सडनली मार्केट में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि अरे यूएस से वो स्टेटमेंट आ गया कि ये वाले प्रोडक्ट्स पे ये इंक्लूडेड नहीं है एनेक्स्चर में, ये वाले इंक्लूडेड है, तो वो सारे सेक्टर गिर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हम चाहते थे कि डील के बाद अवॉइड हो जाए ऐसे दिन, मुझे लगता है ये पूरा साल अभी ये एक शैडो बन के चलेगा बाजार के ऊपर। इंडिया ऑल्सो अग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स फूड एंड एग्री प्रोडक्ट्स। देखा, यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, ये पूरा खतरनाक स्टेटमेंट है। इंडिया अग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगर हम उनके लिए फूड एंड एग्री का बाजार इस तरह खोल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है ये वाकई में एक सरेंडर करके हमने खोल ही दिया है, तो आप सोचिए अब पता है क्या होगा। ऑलरेडी किसान मोर्चा ने इस डील को थम्स डाउन दिया है। ऑलरेडी हमारे देश में ये फरवरी का सीज़न है, ये किसानों के मतलब ये सीज़न पूरा वैसा ही है जिसमें ज़्यादा करके प्रोटेस्ट मार्चेस होते हैं फेब मार्च में, है ना। कभी कोई रेलवे के सामने बैठ जाएंगे, कभी सड़क पे आके बैठ जाएंगे। वो सिंगू बॉर्डर में क्या हुआ था 2021 में, कोविड के टाइम, मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको रोकती हैं बेसिकली। अगर किसान सड़क पे आ गए, किसी ने उनको बहका दिया, यू नो, कि ये आपके लिए खतरा है, खतरा है, ऑपोजिशन तो इधर रेडी ही बैठा है बहकाने के लिए। हमारे देश का प्रॉब्लम यही है ना कि ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, ऑपोजिशन काफ़ी वीक है, और वो असली मुद्दों का रील बना के छोड़ देते हैं। यू नो, सिंस 2024, यानी 4 जून 2024 से इतने इश्यूज मिले हैं ऑपोजिशन को, जहां वो वाकई में अगर चाहते तो हमारे देश के लिए वो इश्यूज उठा के उनको फिनिश लाइन को क्रॉस करवा सकते थे। देयर वाज नीट में पेपर लीक का इशू था, देयर वाज सो मैनी इश्यूज सिंस लास्ट 2 years, लेकिन सब इश्यूज का खाली बवाल हुआ, रील बने, पार्लियामेंट में गए, बहुत बवाल किया, हुआ क्या? हमारा ऑपोजिशन है ही नहीं ना। दैट्स वाई द गवर्नमेंट कैन डू व्हाट दे वांट। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन नहीं है, और ऑपोजिशन जो है वो इतना वीक है, यूनाइटेड नहीं है, और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप ऑपोजिशन में किसको आगे करोगे? कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है ना। एजुकेटेड क्लास करेगा क्या? तो जो पावर में है वो इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं कि तुम्हारा ऑपोजिशन तो है नहीं, तुम लोग कर क्या लोगे? कौन है तुम्हारा यहाँ जो सार्थक बनेगा? बट एग्री को टच, ये जो टर्म है ना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बहुत खतरनाक है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ना, इसमें नाम ही नहीं आना चाहिए था। नाउ इट कैन बी ट्विस्टेड, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी बहुत ट्विस्टिंग होएगी फैक्ट्स की। In the event of any changes to agreed upon tariffs of either country, the US and India agree that the other country may modify its commitments. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने 1 साल बाद अगर किसी एक कंट्री का दिमाग सटक गया और उसने बोला नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं मानते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल, अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो उसका एक ऑप्शन ओपन रखा जा रहा है। अब भाई ये तो एक लटकती तलवार हो गई ना। मॉडिफाई इट्स कमिटमेंट्स का मतलब क्या होता है? वो लोग मॉडिफाई करेंगे, वो हमको मॉडिफाई करवा देंगे आराम से। ये ओपन एंड रखा है इन्होंने, सोचिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स शुड कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड्स लोअर टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स। वेरी गुड। 18% से अगर कम होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन होना चाहिए। अगर लिखा है होना चाहिए, अमंगस्ट अदर नेगेटिव्स ये एक पॉजिटिव होना चाहिए। देन अब आया मुद्दे की बात, जो बहुत 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 बड़ा ओवर कमिटमेंट है। आपको मैं लोग बोलते हैं ना मैं लिख के देता हूँ, ये नहीं होगा। मैं लिख के तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं डंके की चोट पे आज बोल रहा हूँ आपको। ये तारीख, ये शब्द याद रखो। इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 billion ऑफ US energy products, aircraft and aircraft parts, precious metals, technology products and coking coal over the next 5 years. Guys, energy products शायद हम ले भी लें, लेकिन ये जो बाकी आइटम है ना, ये सब चाइना का माल आता था, सस्ते में आता था, मार्जिन हमारे ट्रेडर्स को उस माल पे मिलती थी। अगर हम ये सब US से लेंगे अगले 5 साल में, दिस इज़ अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम है ये, पाइप के उस साइड से गिर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारा पूरे साल का टोटल इंपोर्ट ही 800 या 900 बिलियन डॉलर है, और पिछले साल 650-700 बिलियन डॉलर हुआ है। टोटल इंडिया का टोटल इंपोर्ट बिल आप एवरेज समझ लो 750 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर। उसमें से क्या हम 500 बिलियन डॉलर सिर्फ US से लेंगे? चलो वो 1 साल का है, मानता हूँ, हम लोग को 5 साल मिले हैं। हम US से अभी टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं 45 to 50 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर। अगर हमें ये 500 बिलियन का टारगेट मीट करना है, वी विल हैव टू डबल आवर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द US टू 100 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर। बताओ, इसका मतलब ये होगा कि जो रशिया का ऑयल हमको मना किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वो हमें और कहीं से नहीं US से लेना पड़ेगा। US हैज़ अ लॉट ऑफ शेल गैस रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व्स। वो आपको वेनेजुएला से ऑयल के लिए बोल रहे हैं। वेनेजुएला का ऑयल एक्सट्रैक्ट होने में अभी 3-4 साल लगेंगे, और वो ब्रैकिश है। दैट ऑयल इज़ नॉट समथिंग जो हम इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन कर पाएंगे। हालांकि हमारी रिफाइनरीज तो कर लेंगी, आवर रिफाइनरीज आर गुड इनफ दैट वे, बट भाई
क्वालिटी ऑफ ऑयल, आप किसी भी अपने दोस्त जो BPCL HPCL इंडियन ऑयल में काम करता है उसको पूछिए कहाँ कहाँ से हमको कौन सा क्वालिटी ग्रेड का ऑयल मिलता है जो हमारे रिफाइनर्स यूज टू हो गए। रिफाइनरी की कैपेसिटी उस ऑयल के हिसाब से लगी है कि रशिया से तेल आएगा और वो फटाफट हो जाएगा। क्या ये सब ओवरनाइट चेंज हो जाएगा? मोदी जी जाके खुद ऑयल एजेंसी में जाके सब चेंज कराएंगे क्या? उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, काम किसको करना पड़ेगा? और $500 बिलियन बोलते हैं। $500 बिलियन 5 साल में लेने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको अपना इंपोर्ट बिल डबल करना पड़ेगा। यही तो यूएस चाहता था कि तुम हमको ज़्यादा सामान बेचते हो, हमसे इंपोर्ट कम करते हो, वो बढ़ा दो, तो आपको यूएस में शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब आप करोगे क्या? एनर्जी प्रोडक्ट्स ही होगा ये। एयरक्राफ्ट पार्ट्स हम फ्रांस से लेते हैं, राफेल पूरा हमने फ्रांस से लिया है, क्या वो कैंसिल कर देंगे डील? अरे यही ब्लॉक, आप इसको कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। लुक एट दिस थर्ड पॉइंट विच आई हैव मार्क्ड, और अगर ये नहीं हुआ तो ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट देखिए, मॉडिफाई इट्स कमिटमेंट्स। इफ़ इंडिया डजंट बाय $500 बिलियन, कभी भी उनको मौका मिल जाएगा यूएस को कि तुम्हारा सब कैंसिल करेंगे। वो इसका मतलब है रिमोट कंट्रोल हमने उठा के वाइट हाउस में दे दिया। अब हमारा सारा चीज़ें जो नहीं होना चाहिए था वो पर्टिकुलर टू ट्रेड, वो वहाँ से कंट्रोल करेंगे। ये कोई मतलब क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट इमेजिनरी, ये सब हो गया, दिख रहा है आपके सामने, डॉक्यूमेंट में आ गया बॉस। ये सब कोई बड़बोलापन नहीं है ट्रंप का, जो वो पहले बकबक अब ये डॉक्यूमेंटेड हो गया, कमिटमेंट दे दिया है हमने। आई थिंक, मुझे लगता है ये 500 के बदले अगर हम 250 $250 बिलियन बोलते तो वो अचीवेबल था। और ऐसा बोलना चाहिए था कि नेक्स्ट 5 यानी पहले 5 साल 250-300 करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 500 तक लेके जाएंगे। हो सकता है, चलो पॉजिटिवली देखें तो हो सकता है हम मॉडिफाइड्स कमिटमेंट्स का फ़ायदा उठा के बोल दें अभी ठीक है। इंडिया में यही होता है ना, ओवर कमिट एंड अंडर परफॉर्म, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म। भाई आप $100 बिलियन बोलो और 500 का ले लो तो मज़ा आएगा ना, कस्टमर खुश। लेकिन इधर क्या होता है, नहीं, 500 बोलेंगे और 250 भी मसे मसे मर मर के लेंगे शायद, और फिर बोलेंगे जाने दे यार, हो गया, अभी छोड़ना। चलता है, चालता रे, चालता, जाऊ दे रे, जाऊ दे, जाने दे, छोड़ दे, छड्डो, यही होगा अल्टीमेट। और फिर वो क्या करेंगे, आपने एक बार जाने दे बोल दिया तो वो आर्म ट्विस्ट करें। वो लोग तो रेडी बैठे हैं आर्म ट्विस्ट करने के लिए, इतने साल से वही तो हो रहा है। एंड अदर गुड्स यूज्ड इन डेटा सेंटर्स। सो आई थिंक देखो, डेटा सेंटर्स और डेटा सेंटर स्टॉक्स के लिए तो ये वाकई में, आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड, अमृत काल शुरू हो गया ये 10 साल का। क्योंकि हर एंगल से, फ्रॉम इंडियन बजट, बजटरी अनाउंसमेंट्स, एलोकेशन, टैक्स ब्रेक, डेटा सेंटर वाले सारे बिजनेसेस जो इंडिया में सेटअप होंगे उनको 2047 तक यानी अगले 21 साल के लिए ज़ीरो टैक्सेस का अनाउंसमेंट बजट में किया गया है। अब कोई भी सरकार आगे जाके आएगी वो इस डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकती, बिकॉज पॉलिटिकली वो बैकफुट पे चले जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क कोई सरकार लेने वाली नहीं है। तो अब ये सरकार 21 साल तक इस चीज़ में फंस गई है मेरे हिसाब से। हाँ, कोई वायडा आ गया, उसने हटा दिया अगर ये क्लॉज, तो नुकसान हमारे डेटा सेंटर स्टॉक्स फिर उतना गिरेंगे भी। लेकिन भाई 2029 तक तो यही लोग हैं ना, तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years आप देखोगे कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं ना, दे आर अ वेरी गुड सिक्लिकल प्ले। जैसे 2021-22 में फार्मा कोविड के बाद साइकिल था, फिर बाद में मेटल्स, हैवी मेटल्स का साइकिल आया, फिर गोल्ड सिल्वर आया, बीच में डिफेंस का, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद डिफेंस के 2-3 साल आए। वैसे मुझे लग रहा है अगले 3 साल ये डेटा सेंटर्स के हैं। इससे जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं मेंबर्स सेक्शन में। आप लोग ज़रूर हमारा वो मेंबर सेक्शन एक्सप्लोर करें, उसके प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। बाय द वे, दीज स्टॉक्स आर अवेलेबल फॉर पीनट्स राइट नाउ, एंड कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हमने जो मेंबर्स सेक्शन में डिस्कस किया है वो फ्यूचर ग्रोथ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्कस किया है। डेटा सेंटर इज़ अ वेरी 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 बुलिश थीम इन इंडिया, एंड डोंट फॉरगेट, अलॉन्ग विद डेटा सेंटर उसका सबसेट है पावर, क्योंकि यू हैव टू पावर ऑल दीज बिजनेसेस। पावर वाया सोलार, वो एक और उसका बेनिफिशियरी है। सो डेटा सेंटर, सोलार, पावर, रिन्यूएबल्स,
ये सब थीम मेरे इस साल के थीम्स थे, और मुझे लगता है इसमें से डेटा सेंटर्स एंड सोलार अगले 2-3 साल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, जिसमें भाव अभी घटिया दिखेगा आपको, बट इवेंचुअली फॉर अ 3 year पीरियड आई थिंक दीज आर वेरी गुड थीम्स। ये स्टॉक्स तो आप अगर चुन सकते हो तो आप चैम्पियन हो, और आप वाकई में गेन करोगे। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड कि कोई म्यूचुअल फंड उठा के डेटा सेंटर स्पेसिफिक एक म्यूचुअल फंड ही अनाउंस कर दे, यू नो। एंड आई थिंक दैट विल बी गुड, दैट विल बी अ नाइस थीम शॉर्ट टर्म के लिए। बट वो तो भाई, वो ऐसे कोई डेटा सेंटर्स में भी क्या होगा ना कि स्टॉक्स पहले भागेंगे, फिर ग्रोथ बाद में आएगी, जो अक्सर होता है। मार्केट पहले आपको भाव दिखाएगा। ओके, ये लास्ट पॉइंट एक बार मिस नहीं करना चाहिए, ये आप ज़रूर पढ़ें। द US एंड इंडिया कमिट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी और burdensome practices and other barriers to digital trade to achieve robust, ambitious and mutually beneficial digital trade rules as part of the bilateral trade agreement BTA। अच्छा, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। इन 2024 इंडिया इम्पोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली, देखो आप, $39 billion इन गुड्स फ्रॉम द US। बताओ, सिर्फ 39। Recent data indicates the value was roughly 45.5 billion in the previous year, ने 2025। थोड़ा हमने बढ़ाया, लेकिन वही मैंने कहा ना, वो नंबर 45 बिलियन है पर ईयर। द US still remains India's top import partner with bilateral goods trade reaching over 128 billion, यानी 45 बिलियन हमने खरीदा और 83 बिलियन का माल उनको बेचा है। यही तो उनका प्रॉब्लम है ना, इंडिया बेचता डबल है, जितना उनसे लेते हैं उसका डबल हम बेचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90 बिलियन। 83 बिलियन तो हमने बेच डाला उनको, उसी पे तो वो अभी टैरिफ लगा रहे हैं 18%। यही पूरा लॉजिक था। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि जितना टैरिफ US ने लगाया है ना, वो उनके कंज्यूमर्स भरेंगे। हमारे एक्सपोर्टर्स को देखो, मार्जिन तो बढ़ाना पड़ेगा। पहले अगर कोई चीज़ इंडिया से $100 में US में बिकती थी, अब 18% तो ये बोलते हैं, उतना तो टैरिफ ही आ गया। फिर एक्सपोर्टर का मार्जिन थोड़ी वो, यानी वो भी तो मार्जिन लेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चेगा। सपोज $100 की चीज़ US में $125 पे बिक रही है, तो इसमें दो चैलेंजेस हैं। एक, उसकी क्वालिटी वैसे ही मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल अभी ये लोग बराबर चेक करेंगे आफ्टर द ट्रेड डील। पहले भी करते होंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। सेकंड, क्या US के कंज्यूमर $100 का इंडिया का माल के लिए $125 भरेंगे, या उनको चाइना का कोई चीपर ऑल्टरनेटिव दिखेगा, और इस चक्कर में क्या हमारे एक्सपोर्ट्स जो चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्राइस सेंसिटिविटी। लेकिन अगर चलो US के कंज्यूमर बढ़ेंगे तो वो उनको ही भरना पड़ेगा, वो भरना उनको पड़ेगा, बिकॉज पूरा लोअर टैरिफ का अल्टीमेटली US कंज्यूमर पे आने वाला है, जिसके वजह से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से वहाँ का मार्केट क्रैश इम्पेंडिंग है, जो मेरा थीसिस है पूरा का पूरा, कि क्यों हमें लगता है अप्रैल या मई तक ये US मार्केट जो ओवर वैल्यूड है वहाँ एक क्रैश बनता है। अब वो 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट मैथ्स, लेकिन करेक्शन तो आएगा, आएगा तो करेक्शन ही। और रिगार्डिंग इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम USA, मेजर कमोडिटीज़ में प्राइमरी इम्पोर्ट्स हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, बिल्कुल, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स एंड ऑप्टिकल मेडिकल अपैरेटस। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि तुम खरीदोगे और इस पे तुम ज़ीरो टैरिफ लगाओगे। बताओ, है ना ये विन विन सिचुएशन US के लिए? ये पूरा का पूरा विन विन है। आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड रिव्यू व्हाट दे हैव साइंड अप फॉर। मॉडिफाई का ऑप्शन दिया है ना, मॉडिफाई करके एक, बोलते हैं ना हम लोग, मॉडिफाइड फाइल उठा के भेजनी चाहिए उनको एनेक्स्चर A के साथ, ये बोल के कि ये सब फलाना चीज़ें हम अग्री नहीं करते हैं। आई नो, देखो अगर डिसअग्रीमेंट है तो जितना जल्दी वो बाहर आए उतना अच्छा है, इसके पहले कि ये डील और फैल जाए। क्योंकि आप मान के चलो फरवरी में ये किसानों का प्रोटेस्ट तो होगा हमारे देश में, कोई ना कोई जाके उनको बहका देगा। तो ये सब नाटक अवॉइड करने के लिए इसकी ताली बजाने से अच्छा है, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आई थिंक यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव लिटरली
भाई डीले हो गया, प्रेशर आ रहा है, तो करने के लिए कर दो वाला काम किया है, जो हमारे देश में अक्सर होता है। बट जब टाइम का प्रेशर आता है, लटकती तलवार, कर दो कर दो कर दो, अनाउंस कर दो, बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स को इस तरह आगे पुश करके, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इनके डील के डॉक्यूमेंट में तो दिख रहा है। फूड एंड एग्री सीधा सीधा बोला है यार, और बड़ी चतुराई से उसको अदर आइटम्स, स्पेसिफाइड आइटम्स तो बताए नहीं है। रीसेंट ट्रेंड्स में हमने क्रूड, पेट्रोलियम एंड कोल ऑलरेडी वहाँ से लेना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है ये लोग वही करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ के मेजरली ऑयल जो रशिया से मना किया है वो वहाँ से लेंगे, और उसमें भी हमारे ऊपर यानी टैक्स पेयर के ऊपर ही बोझा आएगा। क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, अगर हम रशिया वाला पूरा कोटा यूएस से लें तो एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम 50 बिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा का लोड हमारे सरकार पे आएगा। 50 बिलियन डॉलर्स मोर मनी वी हैव टू पे बिकॉज वी आर बाइंग एक्सपेंसिव ऑयल। प्रति बैरल $10 का फ़र्क पड़ेगा अगर रशिया छोड़ के यूएस से लेंगे। तो अगर रशिया से आप $60 पर बैरल में ले रहे थे, पर बैरल में, तो यूएस आपको कम से कम 70 में देगा, शायद थोड़ा डिस्काउंट मार के 66 67 में दे दे। लेकिन वो बहुत बड़ा लोड है हमारे सरकार के खर्चे पे। तो आई थिंक पूरी तरह से देखा जाए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ने वाला है। इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट राम भरोसे हो जाएंगे कि वो लोग लेंगे नहीं लेंगे। चलो एक्सपोर्ट में तो हमारे एक्सपोर्टर भाई लोग कोई नया मार्केट ढूंढ लेंगे, आई मीन दैट इज़ ओके। वो लोग यूएस में नहीं लिया तो वो माल किधर ना किधर चिपक जाएगा उधर ही, साउथ अमेरिका में, मे बी यूके में। यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो वो भी साइन हुआ है लास्ट ईयर, वो एक अच्छा कदम था, तो शायद वहाँ चिपका दें। वही किया है ना, शायद एक्सपोर्टर ने उधर जाके चिपकाना शुरू कर दिया लंदन के थ्रू वहाँ पे, या वहाँ के कोई दूसरे यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है। सो कहीं ना कहीं चिपकाने के लिए वेंडर ढूंढा होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह पिट रही है। सो हो सकता है सस्ते में माल हम चिपका रहे हो वहाँ पे। इंडियाज़ एक्सपोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स का वैल्यू देखिए $79 बिलियन, ऑलमोस्ट 83, 85, 90, ये उसी में चलता है रेंज में, डबल, ऑलमोस्ट डबल टू जो हम लेते हैं। और यही बात यूएस को चुपती थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा शेयर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम बेचते हैं उनको, बताओ। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स हम बेचते हैं, फार्मा, मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स वगैरह वगैरह। दिस इज़ अ ब्रेकअप। India's total imports for the financial year of 2024-25 are estimated at 915 billion, जिसमें से अप्रैल टू जैन में 600 बिलियन आ गया था, और एस्टिमेट किया था कि वो 900 बिलियन तक। बाप रे, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया यार, 750 बिलियन से हम 900 पे आ गए। एक्सपोर्ट्स तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। की इंपोर्ट्स इंक्लूड क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, विद चाइना एज द लार्जेस्ट सोर्स। देखा आपने, सीधा सीधा बताया ना कि चाइना अभी तक का लार्जेस्ट सोर्स है। और क्या यूएस अलाउ मतलब क्या ये प्राइस हम बीट कर पाएंगे जो हमें चाइना से मिलता है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मशीनरी, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स। तो ये दिक्कत बहुत है। हाँ, बाय द वे, फ्रैक्टल एनालिसिस का आईपीओ आ रहा है, इसका पूरा विश्लेषण मेंबर्स सेक्शन में आज ही हमने डाला है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आई थिंक दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई, प्योर प्ले एआई आईपीओ, और छोटा आईपीओ है तो हो सकता है इसमें इंटरेस्ट आए, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करें कि इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। और अगर आप चाहो तो मेरा मेंबर सेक्शन का ये वाला एनालिसिस का वीडियो ज़रूर देखो। Now coming to the last part of this video, so where is the problem in our job crisis? India is experiencing a severe employment crisis characterized by jobless growth, where rapid economic expansion fails to create sufficient quality jobs, especially एक मैं आपको और बात बताना चाहूँगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जॉब्स एआई के वजह से जा रहे हैं, नहीं। इंडिया में as per latest data from various sources of NSSO and other sources, total जो job losses हुए हैं, सिर्फ 15% of them are due to AI, only 15% max।
इन द यूएस ऑल्सो अभी जॉब लॉसेज हुए हैं, सिर्फ 7% एआई के वजह से हुए हैं यूएस में, और 15 से 20% इंडिया में एआई रिलेटेड। मैक्सिमम जॉब लॉसेज हैं, स्किल डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ। वी आर नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स, देर आर नो न्यू जॉब्स फॉर फ्रेशर्स। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके मिडिल एज वाले को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि वो महंगा हो गया है, वो रिसोर्स अफोर्डेबल नहीं है कंपनीज़ के लिए, बट जब फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता है, फ्रेशर्स अंडर स्किल्ड हैं, ये इम्पेंडिंग क्राइसिस है पोल्यूशन के जैसी, जो दिखती नहीं है लेकिन वो अंदर खाने जुड़ती जा रही है। Over 90% of the workforce is in the informal sector, with youth unemployment 15 to 29 reaching up to 19% in urban areas as of July 2025. Guys, ये अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर मोदी जी के ही फर्स्ट टर्म में 4.5-5% था, ये अभी 19% हो गया है। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ अ थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट टू थर्ड टर्म में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, और ये लोग बोलते हैं जीडीपी ग्रो हो रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ वाला क्राइसिस हमारे देश में, जो एक ज़माने में दूसरे कंट्रीज़ में थर्ड वर्ल्ड में होता था, वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में हो रहा है। इट्स दी अल्टीमेट आयरनी ऑफ आवर इकोनॉमी। और यही बात मैं पिछले 2 साल से उठा रहा हूँ हमारे वीडियोज़ में कि जॉब्स नहीं है दोस्त, जॉबलेस ग्रोथ है ये। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी सड़क पे आ गया है। की इश्यूज इंक्लूड सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच, इम्पैक्ट ऑफ एआई जो मैंने बताया 15% है, एंड रिटर्न ऑफ वर्कर्स टू लो पेइंग एग्री जॉब। सी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये डर है। क्या है कि जब आपको सही जॉब नहीं मिलता ना, तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में जाते हो। व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट? कोई 50,000 पर मंथ कमाने वाला 35,000 का जॉब पकड़ लेता है कि नहीं कुछ तो आएगा। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है दोस्त। उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है उस आदमी की। फिर आपके घर कैसे बिकेंगे, ईएमआई कौन भरेगा, कंजम्पशन किधर से आएगा? सिर्फ वो टॉप 1% कर रहा है जो भी कर रहा है इंडिया का, और मैं बहुत बोलूँ तो टॉप 10% ऑफ आवर कंट्री। 140 करोड़ जनता में हमारे कंज्यूमर क्लास सिर्फ 14 करोड़ बच गए हैं, 10%। बाकी सब ये इस कैटेगरी में है, मोर और लेस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ओनली 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल। मैंने कहा ना, स्किल मिसमैच है। स्किल्स जिस तरह आगे बढ़े हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इक्विप्ड ही नहीं है। वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ फ्यूचर दैट डजेंट एग्जिस्ट, और उसमें भी इतनी फ़ीस लेते हैं, इतना प्राइवेट स्कूल्स का तामझाम है, गरीबों के बच्चे एडुकेट नहीं हो पा रहे हैं। मैं खुद अपने माध्यम से कितनी मुश्किल से 3-4 बच्चों की इंजीनियरिंग की फ़ीस भर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे वो 3-4 फैमिलीज़ को अपग्रेड करना है। जब आप एक घर की लड़की को अच्छा एडुकेशन देते हो ना, तो उसकी आगे की पूरी जनरेशन अपग्रेड हो जाती है। तो हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो कर सकते कर रहे हैं। सरकार पे थोड़ी डिपेंडेंट रहेंगे। सरकार वो 3 लड़कियां और 1 लड़का जिसको हम एडुकेट कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सरकार उनकी फ़ीस भरेगी क्या? साल की 2-2 लाख रुपया कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी। हम लोग भी पूरी फ़ीस कहाँ भर पा रहे हैं? हम लोग 4 लोगों को पकड़े हैं, थोड़ा थोड़ा करके भरते हैं जितना हम कर सकते हैं। उनके बेचारों के माँ बाप ही भर रहे हैं वो। लेकिन वो इंजीनियर बन के निकलेगा और उसको अगर जॉब नहीं है तो क्या फ़ायदा ये करने का? मेरा सवाल वो है एक्चुअली। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, अप्रॉक्सीमेटली 82 to 90% ऑफ द वर्कफोर्स ऑपरेट्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। हम जानते हैं, ये तो हमारे देश में पहले से ही है। फिर आपको वही दिखेगा ना, उस पर भी तो ये सरकार चिढ़ाती है। कोई बेचारा सड़क पे पकोड़े बेच रहा है, कोई चाय का स्टॉल लगा रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, उसको ये लोग एम्प्लॉयमेंट में गिनने की हिमाकत करते हैं। दैट इज़ मजबूरी बॉस, दैट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट। आज कोई, और आप जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबर को गाली मत दो, वो लोग ने आपको बचाया है। अगर वो लोग नहीं होते तो कम से कम कितनी 30-40 लाख नौकरियां जो दी है उन्होंने, जिसके वजह से घर चल रहे हैं 40 लाख, वो और ऐड हो गए होते, और चिपक लिए होते आपके जॉबलेसनेस में, यू नो। नाउ द लास्ट पॉइंट, द लास्ट वेरी डराने वाला पॉइंट जो इम्पैक्ट करता है इस ट्रेड डील को भी। द शेयर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 39 to 42%, वेयर एज जब आपका देश ग्रोथ की तरफ जाता है, कोई भी देश हो,
तो एग्रीकल्चर टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। अभी हमारा एग्रीकल्चर टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन एट द लोएस्ट है और शेयर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, यानी डिपेंडेंस उस सेक्टर पे बढ़ रहा है जहाँ पहले ही क्राइसिस है, फार्मर सुसाइड्स है, और अभी तो ये डील के बाद और एग्री पे प्रेशर ही आने वाला है, रूरल एग्री मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये बहुत भाई रिवर्सल हो रहा है, ये रबर बैंड की तरह खींच रहे हैं हम लोग उस सेक्टर को जो टूटने के कगार पे है। यू कैनॉट डिपेंड ऑन दैट सेक्टर विच इज़ नॉट ग्रोइंग। 42% अगर उसमें एम्प्लॉयमेंट है तो वो कोई मनी मिंटिंग सेक्टर इंडिया में रहा नहीं है। कोई फार्मर आप देखो अपने मर्जी से नहीं करता है, वो मजबूरी में कर रहा है क्योंकि उसकी ज़मीन है। और फार्मर मरते मर जाएंगे लेकिन वो ज़मीन नहीं बेचेंगे, यू नो। सो you have to have this sectoral shift going into services या other manufacturing, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर टू जीडीपी जो पहले 16% था मोदी जी के ही फर्स्ट टर्म में, वो अभी गिर के 12 या 13% पे आ गया है, जिसका हमें जुमला सुनाया गया था कि ये 16% से हम 25 कर देंगे। अगर वो हो जाता, अगर इनके सारे प्रोमिसेस जो थे वो पूरे हो जाते, ये सब क्राइसिस नहीं होती। आज हम पहले के कंपेयर में 4 गुना क्राइसिस में फंसे हुए हैं दोस्तों। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, नंबर्स डोंट लाई। नंबर्स जुमला नहीं होते हैं, नंबर आपको सच बताएंगे। भाई ये नंबर है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज़ द रियलिटी। यही है नंबर। अर्बन एरियाज फेस हायर अनएम्प्लॉयमेंट 7.2 to 18% with severe concentration in northern states, particularly affecting women. एंड AI का प्रॉब्लम तो आप जानते ही हो, इम्पैक्टिंग जॉब्स। रूट कॉजेज़ क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट के? मैसिव यंग पॉपुलेशन एंटरिंग द वर्कफोर्स फास्टर देन जॉब्स आर क्रिएटेड। करेक्ट, जितने जॉब्स नहीं हैं उससे ज़्यादा ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स में आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या करेंगे ये सब जवान लोग जब नौकरी नहीं होगी? आप जा छोटे छोटे गाँव में ये सारे पॉलिटिशियंस की जो रैलीज़ होती है, यही तो यूथ जाके अटेंड करता है। इनको 500 रुपये 1000 रुपये पकड़ा के, चल रहे तू घर पे बैठा है ना, जाके रैली अटेंड कर, बड़े साहब आने वाले हैं, ये ले 500 रुपया ले। वो 500 रुपया के चक्कर में पता नहीं मटन चिकन खिला के उनको इस सालों से ऐसे रैली में कौन लेके आता है? बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलीज़ में पॉलिटिशियन ही तो लेके आते हैं, कोई भी पार्टी के हों, काम तो पॉलिटिशियन ही करते हैं। लो जॉब इंटेंसिटी इन ग्रोथ, ठीक है। MSME चैलेंजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच आर अ मेजर एम्प्लॉयर। ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 10 साल हो गए डीमोनेटाइजेशन को, नवंबर में हो जाएंगे इस साल। ये पूरा सेक्टर जो हमारा बैकबोन है, आपको पता है हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो अनरेगुलेटेड सेक्टर में है, जहाँ ज़्यादा जॉब्स है। वो पूरा सेक्टर तकलीफ़ में है डीमोनेटाइजेशन के बाद। उनका काम कच्चे में और कैश में ज़्यादा चलता था, आज वो पूरा सेक्टर दबा दिया। और ये MSME का मिनिस्टर है जीतन राम मांझी, बिहार का आदमी है। उसकी मैंने कवर किया था जब इलेक्शन जीते थे NDA थर्ड टाइम। उस आदमी को भाई कोई आइडिया नहीं है ये सेक्टर कैसे चलाना है, इसके क्या चैलेंजेस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, सबसे बोलते हैं ना 40% लाने वाले स्टूडेंट को दे दिया कि तुम संभालो। दिस इज़ द बैकबोन। 65% ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ फ्रॉम दिस सेक्टर। निफ्टी सेंसेक्स की कंपनीज सिर्फ 15-20% है हमारे इकोनॉमी का, ये फैक्ट है। GDP के ग्रोथ का ये सेक्टर है भाई। छोटी कंपनी, छोटे व्यापारी, एक छोटा कुछ हैंडलूम या टेक्सटाइल वाला जिसके पास 5 लोग काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का सेटअप है जिसमें रिश्तेदार काम कर रहे हैं, यही है बैकबोन टू जनरेट स्टेबल जॉब्स। और वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि आपके सारे ये जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, इंक्लूडिंग टैरिफ, इंक्लूडिंग अभी ट्रेड डील, ये इसी को इम्पैक्ट करेगा ना। कहाँ जाएंगे वो लोग? डायमंड मार्केट देखो इंडिया में एक टाइम पे बूमिंग था, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, सूरत वाला। जॉब्स ही नहीं है क्योंकि वो भाव भी गिर गया उसका। अब जो भी रीज़न हो भाई, जॉबलेसनेस तो है ना। एंड लास्ट पॉइंट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर स्किल्ड वर्कर्स टेक लो स्किल्ड जॉब्स जस्ट टू सर्वाइव। बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पूछो आप अपने विश्व गुरु से, जहाँ से ये आया है, उत्पन्न हुआ है। क्या अडानी इसका सॉल्यूशन दे सकता है? उसी को देना चाहिए ना।
और इसीलिए मैंने शुरुआत भी इसी स्लाइड से की थी और मैं ख़त्म भी इसी स्लाइड पे करूँगा। जिस देश में एक कुछ ओपनिंग्स के लिए हज़ारों के तादाद में लोग आके ऐसे कब्ज़ा कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं दीवारों पे। सीमेंट फैक्ट्री है ये, सीमेंट फैक्ट्री में जॉब का कुछ ओपनिंग था बेसिक, उसमें आप देखो कुछ मिडिल एज दिख रहे हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, काफ़ी सारे लोगों के सर के बाल नहीं है, मतलब वो यंगस्टर तो नहीं होंगे। मतलब ये क्या, ये लोग क्या ऐसे बुला के लाए गए हैं? नहीं भाई, इनको जॉब चाहिए, सो जो भी मुझे लगता है हमारे देश का 1% है ना, वी हैव टू बी रॉबिन हुड्स। हमें अमीर से दौलत निकाल के गरीबों में पास ऑन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कंजम्पशन हिट करेगा, जॉबलेसनेस होगी, और ये बहुत डेंजरस थ्रेट है। ये अभी नहीं दिखेगा आपको, ये 3-4 साल में पनपते पनपते सीधा 2029 में इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस। लेकिन मैं एक पॉजिटिव बात बोलूँ, देखो हमारे देश ने इससे बहुत ज़्यादा घटियापन पहले भी देखा है। आवर कंट्री हैज़ सर्वाइव द वर्स्ट, सो हम सर्वाइव तो कर जाएंगे, वो मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेरा फियर फैक्टर ये है कि हमको किसी को भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पेशली तब जब हमारा काम एक्चुअली पीछे जा रहा है। सारे देश की ग्रोथ का क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को मिलना चाहिए, नॉट टू द गवर्नमेंट एट ऑल। क्योंकि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी अगर कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं, देश में थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, जो भी आ रही है, वो आप नहीं जानते उसके पीछे कितना पसीना खून बह रहा है, किसका खून पसीना बह रहा है और वो किस में आ रही है। इट्स द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो स्ट्रगल करते करते आपके देश को चला रहे हैं। कल उठ के किसी भी जोमेटो, ऊबर, ओला, रैपिडो, स्विगी वाले को ना कभी उसको कुछ अपशब्द गलत मत बोलना। वो आदमी अपना पेट भर रहा है, जिसको हमारे पीयूष गोयल जी एक बार चिढ़ा चुके हैं कि तुम लोग स्टार्टअप्स में जॉब्स कहाँ क्रिएट कर। अबे स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने किया क्या है? सिर्फ टैक्स वसूला है, कुछ नहीं किया है। हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को एनकरेज कुछ नहीं, सिर्फ बातें की है, बातें। आप स्टार्टअप्स को बोल रहे हो, स्टार्टअप्स को गाली दे रहे हो, जिन्होंने कम से कम 40-50 लाख छोटे मोटे जॉब्स जनरेट करके आपको बचाया। इसीलिए मुझे पता है कि हमारे देश का जो प्राइवेट सेक्टर है, मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर अडानी ग्रुप में दम है तो बचाए जॉब क्राइसिस से, करे जॉब्स क्रिएट। अपना पॉकेट भरने के बजाय ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो इतना हैंड इन ग्लव चलते हैं, सब के सब आप करो। आपको लास्ट चीज़ छोड़ता हूँ, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो थी, जिसमें करोड़ों इंटर्नशिप्स की बात हुई थी, उसमें आई थिंक सिर्फ 1000 या उससे कम लोगों ने वो इंटर्नशिप ली है सरकारी। सबको पता है वो क्या था और क्या नहीं था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश आगे ही बढ़ेगा हमेशा।